नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप मेरे यानी आलोक के साथ। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के खास कार्यक्रम। और आज का खास कार्यक्रम वाकई में खास होने वाला है, क्योंकि एक विषय ही ऐसा है जिस पर अधिकांश लोग बात नहीं करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टूटते हुए घर की क्या वजह हो सकती है और इसका क्या समाधान है। इसके लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर MP सिंह, जो कि एक समाजशास्त्री हैं, दूरदर्शी हैं और साथ ही काउंसलर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आलोक जी आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फैमिली बहुत अहम कड़ी होती है हमारी ज़िंदगी का जी। तो कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े भी रहते हैं, चाहे हम प्रोफेशनली बात करें तब भी हम फैमिली को समय दे देते हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आजकल के परिवेश में जहाँ पर परिवार सिमट के रह गए हैं, उनका क्या कारण हो सकता है? क्यों परिवार एक दूसरे को लेकर के नहीं चलता है? उसके टूटने का क्या मुख्य कारण है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आलोक जी आपने। और आजकल जो परिवार टूट रहे हैं, हम दो और हमारे दो की शादी होती नहीं है और अलगाव पहले आ जाता है जी। कारण क्या है इसका विशेष कारण? क्योंकि पहले तो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे हुआ करते थे, 50-50 लोग परिवार में हुआ करते थे, एक जगह रोटी बना करती थी, लेकिन फिर भी घर में खुशहाली रहती थी, सब खुश रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज हम शकल भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसी कौन सी पढ़ाई आ गई, ऐसे कौन से वेद आ गए, ऐसे कौन से शास्त्र आ गए जिसमें यह पढ़ा दिया गया कि मेरी खुशी तो बंद कमरे में अकेले है। मैं तो अपनी पत्नी को लेकर के अलग रहूंगा, मुझे मम्मी पापा नहीं चाहिए, मुझे दादा दादी नहीं चाहिए। मैं सबसे प्रश्न करना चाहता हूँ, 90.4 के माध्यम से जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, उन सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो हमें जन्म देते हैं, जो हमारी परवरिश करते हैं, और फिर जैसे ही तुम इतने से पैदा होते हो, न बोलने का, न चलने का, न खाने का, न पीने का, कुछ भी तो ज्ञान नहीं होता जी। और जैसे जैसे माँ आपकी परवरिश करके बड़ा कर देती है, पिता कहीं से भी ला करके चारों तरफ से धन इकट्ठा करके अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाते हैं, अच्छे से अच्छे खाना खिलाते हैं। और फिर जब आप 18, 20 और 25 साल के हो जाते हो, जब वो अच्छी शादी के लिए आपका मेल जोड़ रहे होते हैं, उस समय आप अपना पक्ष अपने आप रख करके और माता पिता को कह देते हो मैं तो शादी इसके साथ करूंगा। माता पिता भी सोचते हैं कि चलो बच्चे की खुशी में खुशी कर लेते हैं, क्योंकि माँ बाप तो चाहता है कि मेरा बच्चा कहीं भी उदास नहीं होना चाहिए जी। कोई बात नहीं, समय के साथ में ये भी चल रहा है जी। पहले समय को भूल जाते थे कि नाई जाते थे और वहां पर लड़का देख करके आते थे और उसी लड़की के साथ उसके फेरे पड़ते थे और दान दक्षिणा जैसी भी होती थी दे करके, लेकिन पूरी जिंदगी गुजारते थे। कारा गोला, छोटा मोटा, कोई भी कहीं पर कोई बैरियर नहीं आता था जी। लेकिन अब कौन सा करिकुलम पढ़ रहे हैं, आई डोंट नो, क्या कर रहे हैं। मेरी शादी इसके साथ होगी तो शादी करूंगा, कन्या पक्ष से भी कहती है मैं उसी से शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। चाहे माता पिता की इज्जत खाक में मिल जाए, चाहे माता पिता को पैरालाइसिस अटैक पड़ जाए, चाहे पुलिस कहीं पकड़ करके उनको कहीं जेल थाने में भेज दे या कहीं सुरक्षा दे दे, वो अलग इशू है, लेकिन फिर होता वही है। और जब वो होता है तो माता पिता से वो अलग हो जाते हैं। कई बार महीने में, 2 महीने में, कई बार पहला बच्चा होने के बाद, कई बार दूसरा 2 बच्चे होने के बाद में फिर वो नहीं रहते। और जब वो बच्चा होता है तो फिर कहते दादा दादी को यदि खांसी भी आ गई ना तो कहते इसको टीबी की बीमारी है। उनकी शिक्षा ही कुछ और है, उनकी शिक्षा बिल्कुल अलग है। समाज क्या है, समाज होता है किससे, कैसे है, समाज किससे बनता है, समाज कैसे चलता है, इसका उन्हें बिल्कुल भी मुझे लगता है कि ज्ञान ही नहीं है। और ज्ञान है तो कहते तुम पुराने जमाने को, तुम्हें पता नहीं है, हमारे सामने चैलेंज कुछ और है, तुम्हारे सामने चैलेंज कुछ और थे। मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों काम करते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी। कोई रात को कर रहा है, कोई दिन को कर रहा है, ना कोई आने का समय ना कोई जाने का समय। खाने के लिए भी क्या करते हैं, खाने के लिए किचन तो बहुत बड़ी है, मकान में बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन किचन में सारा सामान होते भी खाना नहीं बनाना, बाहर से मंगाना।
हर दूसरे नंबर टंगे होंगे कि इस दिन ये मंगाना है, वहां पर नंबर टंगे होंगे, इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है, इसका ये नंबर है। पिज्जा मंगाना है, बर्गर मंगाना है, छोले मंगाने, कुलचे मंगाना है, मोमोज मंगानी है, मेन्यू घर पे ही है। हाँ, फास्ट फूड मंगाना है। उन्होंने पालक नहीं खानी, मेथी नहीं खानी, सरसों का साग नहीं खाना, जो कि सद्बुद्धि रहे। उन्होंने तो मीट मांस अंडा खाना, शराब पीनी है, क्योंकि नींद नहीं आती। शराब पीने के बाद नींद आएगी। उन्हें क्या पता वैल्यूज क्या होती हैं, एथिक्स क्या होते हैं। तो इस चीज को लेकर के जो पुराने जमाने के माता पिता होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है, अच्छा हुआ जी, क्योंकि ये चीज देखी नहीं जाती। ये चीज जो परिदृश्य में वो हो रही है, क्योंकि पहले नहीं था ये सब कुछ। लेकिन मेरे ख्याल से जो आपने कहा कि लोग अपनी पसंद से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं और कहीं ना कहीं आगे शादी भी कर लेते हैं, लेकिन मेरे ऐसा मानना है कि अपनी पसंद का चुनाव करना क्या गलत है? आपके ऐसा मानना है? आलोक जी, यदि इतनी ही समझ होती इस उम्र में तो फिर ये बाल सफेद क्यों होते? राइट। ब्याह बारातों में क्यों बड़े बूढ़ों को लेकर के जाते हैं, कुर्दी धोती वालों को? जी जी। क्यों नहीं चले जाते स्वयं? समझ किसके पास में आती है? हाँ, जिसके पास एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे अनुभव होता है, बालक उतना ही जानता है जितना टीचर पढ़ाता है। उसने पढ़ा ना 2 2 5 होते हैं, तो घर पे वो 2 2 5 ही कहता है। और यदि पापा मम्मी कहें 2 2 4 होते हैं बेटा, तो क्या कहता है? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, मेरी मैडम ने पढ़ा है, मेरे सर ने पढ़ा है। तो जो वो सीख करके आया, गलत सीख करके आया है। नेगेटिव इन नेगेटिव आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। आप अच्छे बच्चों के साथ रहो। संगति का असर तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप। बुरी संगति का असर और अच्छी संगति का असर। एक सेब सारे सेबों के बीच में खराब रख दो, अगले दिन क्या मिलेगा? वो भी सड़ जाएंगे सारे, वो भी सड़ जाएंगे। तो ऐसे ही एक गंदा बच्चा जो सोसाइटी में आपकी में आ गया है, जो बीड़ी पीने वाला है, सिगरेट पीने वाला है, दारू पीने वाला है, जो अपने पिता की जेब में से पैसे चुराने वाला है, जो अपनी माता को गाली देने वाला है, जो पिता के सामने सीना चौड़ा करके उसको अपशब्द कहने वाला है, जो अपने गुरुओं का अपमान करने वाला है, यदि ऐसा बच्चा आपकी संगति में आ गया तो आपको महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में आप भी ऐसे ही हो जाओगे। तो संगति का असर, साधुओं की संगति कहाँ हो पा रही है? वो कहाँ दादा दादी क्लास में बैठ रहा है? पहले बच्चे कहाँ बैठा करते थे? आलोक जी, आपसे यदि आपने जीवन देखा हो, बच्चा पैदा होने के बाद में माँ को कुछ पता नहीं थी कैसे पल रहा है। दादा और दादी की गोद में बच्चा पला करते थे जी। यदि बच्चे को बुखार हो गया है और दादी ने यदि अपने सीने से लगा लिया और एक बार पुचकार लिया तो उसका बुखार खत्म हो जाता था। बिल्कुल। और आज की माँ जी, जो सुबह वर्किंग पे गई है, एक हाथ में फोन रहता है, एक हाथ में बच्चा। हाँ, नहीं, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ आलोक जी, दर्शन करा रहा हूँ दर्शन शास्त्र के आपको। और जब वो घर पे आती है और बच्चा हो बीमार, उसके भाव माँ वाले नहीं है। और जैसे वो बच्चे को लेती है ना, तो उसके जो खून में चल रहा है, उसकी जो वॉइस में चल रहा है, जो आवाज में चल रहा है, वही उस बच्चे के अंदर, और उसका टेम्परेचर और बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्यार नहीं आता। ममता का नाम माँ होता है, पैसे का नाम माँ नहीं होता। बिल्कुल। और वहां से तो स्ट्रेस आ रहा है, पता नहीं किस बॉस ने क्या कहा है, किस प्रकार की टेंशन है, किस प्रकार का तनाव है। अब मम्मी पापा, जो बच्चा जो छोटा है वो बड़ा इंतजार कर रहा है, मेरी मम्मी आएगी, मेरे पापा आएंगे, मैं उनसे बात करूंगा। और जैसे मम्मी पापा आते हैं फिर मोबाइल में लग जाते हैं, कौन सी मेल आई, कौन सा व्हाट्सएप आया, है ना। वो देख ही नहीं रहा कि कोई बालक भी हमारा बैठा हुआ है। अब वो देखता है कि मेरी तरफ देखे तो मैं जाऊं, और माँ की तरफ भागते हैं तो माँ आंख निकाल देती है। पिता की तरफ आते तो मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुझे। अब वो बच्चा बेचारा सहमा सा अलग बैठा रहता है कि माँ लग रही, माँ भी काम कर रही है, पिता भी काम कर रहा है, मेरी दुनिया तो यही है। तो इस तरह से वो एक फैमिली से अलग हो जाते हैं बच्चे आजकल। ऐसे बच्चे क्या संस्कार आएंगे आलोक भाई, मेरे भाई, कहाँ से? जिनको प्यार नहीं मिल रहा, जो अपने मन की बात नहीं कह पा रहे, जिनके मन में प्रश्न है उनको जानने के, मेरी मैडम ने क्या कहा, मुझे पड़ोसी ने क्या कहा, मेरी आया ने क्या खिलाया, मेरी आया से मेरी बात क्या हुई है, मुझे कैसे रखा जा रहा है। जब उस समस्याओं का समाधान ही नहीं होगा तो वो छोटी उम्र के अंदर जहाँ पर उसे प्यार मिलेगा वो वहीं चला जाएगा। वो चाहे उससे स्मगलिंग करवाए, दारू बिकवाए, या उससे कुछ और ड्रग्स बिकवाए, या चोरी करवाए, वो सिर्फ वहीं का रह जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्यार हर किसी को चाहिए, जीव जंतु को भी चाहिए। जो भी कुत्ता है आप उसको थोड़ा सा प्यार दे दो, पुचकार लो थोड़ा सा, रोटी डाल दो, वो आए दिन आपके घर पे उसी समय आ जाएगा। बिल्कुल। तो हम तो जीवात्मा हैं, हम तो प्यार में भटक रहे हैं। तो पहले समय में, क्योंकि मैं फिर कहना चाहूंगा कि पहले जो दादा दादी की क्लास होती थी उसमें जो महापुरुषों की कहानी सुनाया करते थे और अब संस्कार डालते थे, बेटा जरा पैर दबाइयो, तेरे दादा के थोड़े से ना, बेटा इसकी कमर पे चढ़ जाइयो, है ना, अच्छा बेटा गद्दा लिया ताकि अपने दादू का ना इससे रहना लिया, अच्छा दादू रोटी खा रहे हैं, रोटी लिया अपनी मम्मी से, पानी लिया। मतलब बचपन के अंदर ही उसको काम करने की आदत, उसे बुरा नहीं लगता था जी। कोई भी कहता था तो उसे महसूस नहीं होता था, काम करने में खुशी होती थी। आज पानी मांग के देखो ना बच्चे से आज के टाइम में, तो क्या कहेगा, आपने वो शब्द सुने हो, दिख नहीं रहा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा पेपर है, मुझे परीक्षा देनी है, मैंने काम करना है, मैं ही दिख रहा हूँ, ले नहीं सकते। आज के जवाब ये, आज कोई भी माता पिता अपनी औलाद से पैर नहीं दबा सकता। आज के समय में बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा होती जा रही हैं, बड़ी विषम परिस्थिति आ रही है। और जब यूं कहते हैं कि जब दादा दादी और नाना नानी, मैं दोनों की बात करता हूँ, नाना नानी भी उसी श्रेणी में आते हैं जी। उनका भी बेहद प्यार होता है, नाना नानी का भी, लेकिन आज नाना नानी से भी कट है। पर मैं इसमें थोड़ा सा और कहना चाहता हूँ आलोक जी, मेरे साथ में डॉक्टर योगिता बैठी हुई है, बेटी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है या नहीं? बिल्कुल। जन्म हुआ था तो बेटी थी, और जब ये बड़ी हो गई, संभाल लिया, तो किसी की बहू भी बनी। अब यहाँ पर फर्क देखता हूँ मैं बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूँ, इनको अपने पापा तो पापा दिखाई पड़ते हैं, और जिनके साथ इनकी शादी हो गई, क्या उसके पापा पापा नहीं है? सोचो जरा, अपने घरों में नजर मार के देखो, बिल्कुल बिल्कुल, घुमाओ नजर। अपनी माँ, लड़की पक्ष की अपनी माँ, तो उसे माँ दिखाई पड़ रही है, मेरी माँ है। अरे वो जो जिस बच्चे को जन्म दे करके जिसके साथ वो साथ फेरे लेकर के आई है, क्या वो माँ नहीं है? वो भी तो माँ है। इसमें कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी, क्योंकि मैं समाजशास्त्री हूँ, काउंसलर हूँ, मेरे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, इसलिए मैं कंट्रोवर्सी इसलिए कह रहा हूँ कि कहते हैं जी सास माँ नहीं बनती, सास माँ नहीं बनती, सास डायरेक्टली दुश्मन होती है बहू की, ऐसा कहा जाता है। पहली दुश्मन जो है सास को माना जाता है। अरे वो भी तो किसी की बेटी थी, बिल्कुल। आज यदि वो सास है, उसका थोड़ा सा टेढ़ा बोलना है, वो भी तुमसे कुछ उम्मीद करती है। यदि थोड़ा सा गर्मा नरमी है तो थोड़े से दिन के सामंजस बनाओ ना, कोऑर्डिनेशन बनाओ ना। तुमको भी तो सास बनना है, कल को तुम नहीं बनोगी। आज तुम जिस सास के अंदर कमी निकाल रही हो, जिस बच्चे को तुम जन्म दे रही हो, क्या इसकी बहू नहीं आएगी? क्या फिर उस नजर से तुम्हें नहीं देखेगी वो? फिर तो तुम भी डायरेक्टली उसके क्या होगी? तो फिर ये तो दूरी बढ़ती चलेगी ना। इस दूरी को कम कैसे किया जाए? इस दूरी को कम करने के लिए सामंजस्य बिठाने की हमें जरूरत है, और महिला ही बिठा सकती है, बिल्कुल। क्योंकि जो लड़का है, जो वर्कर के लाया है, यदि उसके बारे में कहा जाए तो मैंने बहुत टूटते हुए घर देखे हैं। लड़कों की भी काउंसलिंग की है, लड़के कहते हैं जी मेरी तो मानती नहीं, और मैं कुछ कहता हूँ तो कहते मर जाऊंगा, मैं कुछ कहता हूँ तो कहते भाग जाऊंगा, मैं कुछ कहता हूँ तो कहते तेरा पेट में है ना, मार दूंगी, मैं कुछ और कहता हूँ तो फिर कुछ और कहती है, अनैतिक तरीके से उसमें कोर्ट में ले जाऊंगी। तो यूं कि मेरी मजबूरी है, मैं कैसे बचाव करूं, मैं कैसे समझाऊं। और वो क्या है कि जो शादी से पहले का हमारा पक्ष रहा है, पहले कहते थे पर्दा प्रथा बड़ी अच्छी थी, ऐसा नहीं, पर्दा खोल, शर्म की बात करते हैं हम, आंखों की शर्म की बात करते हैं। आज पर्दा भी करते रहते हैं, तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बहुत बड़ी सुंदर सुंदर बोलती हैं, और ऐसी भी महिलाएं हैं जो पर्दा नहीं करती, लेकिन आंखों की वो शर्म है, वो इज्जत है, 5 उंगली बराबर नहीं है ना। मैं सभी को तो एक नहीं कह सकता, वीर वीरांगनाओं का देश है यहाँ पर, झांसी की रानी भी है, कल्पना चावला भी है, श्रीमती इंदिरा गांधी भी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अपने परिवार को समेट लेती हैं, बहुत ऐसी भी हैं कि हर प्रताड़ना का शिकार होती लेकिन घर को बिगड़ने नहीं देती, ऐसी भी हैं कि जहां पर हर प्रकार का सुख और शौक होता है
हर प्रकार से भरपूर, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता, कोई कुछ सुनने वाला नहीं होता, लेकिन फिर भी घर को तोड़ देती है। तो ये घर जो टूट रहे हैं, मैं बहुत इसके बारे में चिंतनशील हूं और मैं सभी बेटियों से, सभी बहनों से, सभी मातृशक्ति से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि इन घर को तोड़ना कहीं ना कहीं पर इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप पर ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चर्चा से हमें ये भी पता लगा कि जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जिनका इन्वॉल्वमेंट हमारे परिवार में ज़्यादा होता था, तो वो कहीं ना कहीं हमें समझाते थे, हमारे पुराने परिवेश से हमें जोड़ते थे। हर समस्या का समाधान था उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। हर समस्या का। और उनकी बात तो वो कहते हैं चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। बिल्कुल। और आज वही चीज हम गूगल में ढूंढ रहे हैं जी, और वो भी चीजें हमें ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। वो तो गलत है। वो सब कुछ जिसने आज मैंने कुछ टाइप करके लिख करके डाल दिया, गूगल पे मिल गया, और वो तीसरे बंदे ने सुन लिया, और पढ़ लिया। वो मानसिकता मेरी कैसी थी, वो उसी मानसिकता में वो देखा और वही दिखा दिया कि देखो ये कहा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे हम इससे जानेंगे कि इन सब चीज़ों के लिए, परिवार का टूटने के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है और इसके समाधान क्या होंगे, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले गाने सुनेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो NGF 90.4 FM, दिल से दिल तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज शास्त्री, दूरदर्शी और काउंसलर डॉक्टर MP सिंह। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं
मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पात पात, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो रे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा हैं। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, हाँ? ला 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 ला। You are listening Radio NGF 90.4 FM, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक, दिल से दिल तक। Once again, welcome back. रेडियो NGF 90.4 FM सुन रहे हैं आप मेरे यानी आलोक के साथ। आज हम बात कर रहे हैं टूटते हुए घर की क्या वजह हो सकती है और इसका समाधान क्या हो सकता है। इस विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर MP सिंह, जो कि एक समाजशास्त्री हैं, दूरदर्शी हैं और एक काउंसलर भी हैं, जो परिवार को अच्छे प्रगति की ओर ले जाते हैं और उसे काउंसल भी करते हैं। सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टूटते हुए घर के लिए जिम्मेदार कौन होता है और इसका समाधान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। 90.4 के माध्यम से जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं NGF रेडियो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिम्मेदार तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं पर हर सभी की भूमिका रहती है। जोड़ने के लिए माँ भी कोशिश करती है, पिता भी कोशिश करता है, भाई भी कोशिश करते हैं, बहन भी कोशिश करते हैं। लेकिन आजकल खून के रिश्ते जो है वो पतले हो गए हैं। उनमें कई बार क्या है कि ये देखते हैं प्रॉपर्टी विवाद है, तो प्रॉपर्टी विवाद में बहुत सारे लोग हैं जो भौतिकवाद की दुनिया में रहना चाहते हैं। वो प्रॉपर्टी को देख करके आपस में मतभेद कर लेते हैं कि जीते जी हमारे नाम कर दो और हम जैसे रहें वैसे ठीक है। दूसरा क्या है कि जो नए उम्र के यूथ हैं, युवा साथी हैं, उनको अभी समझ नहीं आ रहा है, स्थिति परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं। और जब जैसे कोरोना आया, कोरोना काल ने सबको सिखा दिया। अच्छे अच्छे राजा महाराजा, बड़े छोटे सब जब हॉस्पिटल गए, जब ऑक्सीजन नहीं मिली, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, जब दवाई नहीं मिली, तो उस समय पर फिर अपने पराये याद आए। और अपने पराये याद जब आए तो क्योंकि ये औखात तो जरूरी नहीं था कि माँ के लिए थी या पिता के लिए थी, ये औखात तो जवान के लिए भी थी, बूढ़े के लिए भी थी, सबके लिए थी। जो अमेरिका में बैठा था वो अमेरिका में बैठा का बैठा रह गया, जो कनाडा में बैठा था कनाडा में बैठे बैठे वो उनसे फिर वार्तालाप कर रहे थे, कैसे मदद करूँ, मैं तो अब यहीं रहूँगा, मैं तो आपके पास आना चाहता हूँ, करूँ क्या, कैसे करूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ रही। लेकिन हमें प्रकृति को समझना चाहिए और प्रकृति को समझ करके हमें अपने बड़ों की बात जो है उसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि पहले जो फिलॉसफी थी कि बड़े भाई को भी पिता के बराबर सम्मान दिया जाता था, बड़ी बहन को भी आदर्श किया जाता था कि हम उनके सामने जवाब नहीं देते थे। आज हम चबर चबर जीभ चला करके हम बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं, किसी का अपमान करके हम बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं, या किसी को हमने जवाब दे दिया तो हम बहुत चौड़े हो जाएं। ये मेरी समझ से बाहर है। मैं इंडिविजुअल अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि सबकी समझ अलग होती है, सबके पास दिमाग अलग होता है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग होता है, सबके समाधान अलग होते हैं, सबकी सामंजस्य अलग होती है, तो हर चीज़ के बैरियर वहाँ आते हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जो सबकी सुनता है, एक का सुनना हर समस्या का समाधान है। किसी को भी गुस्सा आता है तो 2 मिनट 4 मिनट के लिए आता है, और उसके बाद में फिर वो उस पर मंथन और चिंतन जब करता है तो उसको समझ आती है कि मैंने इसको क्या कहा। इसलिए यदि हम एक चुप और 100 सुख,
इसका समाधान तो ये है कि यदि सास ने कुछ कह दिया है तो हम सुन लें, और जब सास हमारे फेवर में हो, जब हम सास से कह दें तो कितना अच्छा समाधान निकल आएगा। जब ससुर ने कुछ कहा है, पिता कह सकता है, क्योंकि कोई हो सकता है इधर उधर की बात हो, कि कोई और समाज की बात हो, कोई और पीड़ा हो उसके दिल में और उसने कुछ कह दिया, तो सुन करके और फिर जब घंटे 2 घंटे के बाद में वो स्थिति आए तो फिर पापा को कह दें, पापा देखो तुम यहाँ पर गलत थे, तुम ऐसे कह रहे थे, यदि आप ऐसा कर लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो घर संभल जाएंगे। मान के चलो कि पति ने कुछ कहा है और पति क्योंकि अब कोरोना हो गया है, बिजनेस डाउन हो गए हैं, नौकरी चली गई हैं, पैसे की जो EMI थी जो जा रही थी वो नहीं जा पाई हैं, तो बैंक का भी स्ट्रेस हो सकता है, घर का भी स्ट्रेस हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, देनदारी भी हो सकती हैं। उसमें मान के चलो कि उसको ऊपर कोई ऐसा बर्डन आ रहा है और उसने कुछ कह दिया, तो हमें समझना चाहिए कि आखिर मेरा पति ऐसा है तो नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है ये आज। बिल्कुल। और यदि किसी ने बाहर से चुगली चाटी करने वाले बहुत होते हैं कि तेरा पति तो वहाँ देखा था, तेरा पति तो ये करता है, तेरा सास तो ऐसे कह रही थी, तेरा ससुर तो ऐसा है, तेरा तो ये है। दुनिया है, घर बिगाड़ने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। यदि वो ऐसा कहते हैं तो ठीक है, कह देना चाहिए कि वो तो मेरे हैं ना, आपको क्या परेशानी, आपको कोई दिक्कत है बताओ, उसका समाधान करूं मैं। तो यदि हम ऐसे मुंह तोड़ जवाब यदि हम देते हैं और बीच में किसी मीडिएटर को नहीं आने देते हैं तो हमारा घर कभी नहीं टूटता है। तो घर आदमियों से बनता है, घर बच्चों से बनता है, घर लोगों से बनता है। घर कभी परिवार एक आदमी से नहीं बनता है, एकल परिवार कभी अच्छा नहीं होता है, और एक चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। एक आदमी कभी उस मुकाम तक, यूँ कहते हैं ना, जिसके घर में 10 लाठी होती हैं उसका भय अलग होता है, और जो अकेला होता है उसको तो कोई भी मार जाता है। बिल्कुल। एक तो चून का भी बुरा होता है। तो इसलिए ये कहावतें जो हमारे पूर्वजों ने कही हैं ये गलत नहीं है। बड़े चाहे भले वो कम पढ़े थे लेकिन आज भी हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे अपील है कि जो साझा परिवार होते हैं उसमें सुख दुख जब भी आता है तो वो बड़े आसानी से टल जाता है। और जब हम घर में बैठ कर के परिवार के साथ में रोटी खाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और यदि अकेले अकेले तुम्हें कोई मार करके चला जाए, तुम कमरे में बंद हो, मियाँ बीवी हो, तुम्हें कुछ हो जाए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, कोई फ़ोन और फ्रेंड तुम्हारे आए और कुछ और आफत चली आए, तो अपना अपना ही होता है। कहते अपना है, यदि अपना मारता है तो छाया में डालता है, दूसरा मारेगा तो पता नहीं कहाँ फेंकेगा, गटर में फेंकेगा, जंगल में फेंकेगा, कहीं पर किसी नाली में फेंकेगा, नहर में फेंकेगा, पता भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए मेरा सभी से अपील है, जो यूथ मुझे सुन पा रहे हैं और जो भी देश के और समाज के लोग सुन पा रहे हैं, उन सब से अपील करता हूं कि समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, समाज के महत्व को समझें। समाज में जो परिवार होता है उसको टूटने न दें, और परिवार को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा धैर्य धारण करें, सुनने की क्षमता रखें। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल आपने कि समाज को देखते हुए, परिवार को देखते हुए एक दूसरे का पक्ष अच्छे से सुने, ताकि एक दूसरे की बात लोगों को समझ में आए और आगे चलकर कुछ परेशानियां ना हो और उसका समाधान भी निकल सके। सर, मैं आपसे अब लास्ट में एक मैसेज लेना चाहूँगा हमारे पलवल वासियों के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैं सभी पलवल वासी नहीं, सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और मानव जीवन में हमें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, यथा योग्य सभी का सम्मान करना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। हमें युधिष्ठिर के उस बात से सीखना चाहिए कि जो उसके चारों भाई जब मरे पड़े थे और यक्ष ने जब प्रश्न किया था तो उसने सबसे पहले उन प्रश्नों का जवाब दिया था, और यक्ष ने जब उन प्रश्नों का जवाब सही पाया तो उनके चारों भाइयों को जीवित कर दिया। तो परिवार में जब हम सही बोलना सीख जाते हैं, किसके सामने बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे प्यार को बढ़ाना है, बहन बेटी की, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की है, सभी बहन बेटियों का हमने सम्मान करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, माता पिता की पाठशाला में बैठना है, दादा दादी की पाठशाला में बैठना है, माता पिता का सम्मान करना है। यदि हम इन सब चीज़ों को बनाते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं, तो हमारा देश भी सशक्त होता है, हमारा समाज भी सशक्त होता है। दूसरा, हमें मदद के लिए सभी के साथ सामने आना चाहिए, हमें गरीब का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, दलित या जातिवाद धर्मवाद में नहीं जाना चाहिए। हर किसी भी जाति में यदि कोई पैदा होता है और यदि
यदि वो भूखा मर रहा है तो उसको रोटी देना हमारा फर्ज बनता है। यदि कोई नंगा है तो उसको हमें वस्त्र देना चाहिए। कोई बहन बेटी यदि पढ़ना चाहती है, उसके पास पैसा नहीं है तो उससे हमें पढ़ाना चाहिए। और किसी को मार्गदर्शन यदि लेना है और किसी को पता नहीं है कि हमारी बोर्ड कहाँ बनती है, हमारा लाइसेंस कहाँ बनता है, हमारे ये कहाँ बनता है, उसकी मदद करनी चाहिए। और दूसरा, आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए ताकि हमारा समाज भी मजबूत रहे, हमारा देश भी मजबूत रहे और हमें लोग कुछ अपनी अच्छी नज़रों से देख सकें और हमारा सम्मान कर सकें। बहुत ही सुंदर मैसेजेस जो हैं आपने दिया, संदेश जो हमारे पूरे देशवासियों को दिया, बहुत ही सुंदर सर। आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम बातचीत लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज थे हमारे साथ डॉक्टर MP सिंह, जो कि समाजशास्त्री थे, दूरदर्शी थे और साथ ही काउंसलर थे, जिन्होंने हमें बताया कि टूटते हुए घर की वजह क्या हो सकती है और इसका समाधान क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आप सुनते रहिए रेडियो NGF 90.4 FM, दिल से दिल तक। नमस्कार। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद मुझे आया है कैसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ सुन के ये दास्तां, लोग हैरान है क्योंकि अनजान है। इश्क की वो गली, बात जिसकी चली, उस गली में मेरा आना जाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसीन ने कहा, उस हसीन ने कहा, सुनो जाने वफा, ये फलक ये ज़मीं तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार कर
मिलती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाह दौलत की थी। प्यार का तो फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्तां। जन्नत